नमस्ते डियर फ्रेंड्स, होप यू आर गुड टुडे। वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि गेट के एक सिलेबस में आपने देखा होगा काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट है। हर एक ब्रांच में एप्टीट्यूड का जो एक पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो जेनिक एजुकेशन पे यहाँ पर आपको एप्टीट्यूड का एक क्रैश कोर्स अभी हम डिलीवर कर रहे हैं, बिकॉज देखिए गेट काफ़ी क्लोज है, सो वी हैव टू बी फास्ट। हमें कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेना है। सो इस क्रैश कोर्स में हम बेसिकली यही सीखेंगे कि ये पूरा का पूरा 15 मार्क्स आप कितनी फास्ट तरीके से गेन कर सकते हैं, एफिशिएंटली गेन कर सकते हैं। सो बने रहिए इस कोर्स के साथ और हम स्टार्ट करेंगे एप्टीट्यूड। सो लेट्स बिगिन। सो जैसा कि अब मैंने आपको पहले भी कहा कि बेसिकली एप्टीट्यूड क्या है। देखिए 15 मार्क्स का एक पूरा का पूरा सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या जनरल एप्टीट्यूड जैसे आप बोल लीजिए, जिसमें थोड़ा एप्टीट्यूड और रीजनिंग इस तरह की चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको छोटा सा एक कंपैरिजन समझाता हूँ। देखिए आपके गेट के एग्जाम में देखिए 70 मार्क्स का तो टेक्निकल है, उसके बाद 15 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स है और 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड है। सो ये तो हो गई मार्क्स की बात। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर हम कंपेयर करें, हम कंपेयर करें तो मैथ्स में कितनी यूनिट्स होंगी। जस्ट इमेजिन, जरा सोचिए कितनी हो सकती हैं, कितनी आपने पढ़ी हैं आज तक, M1, M2, M3 एंड वट एवर जो आपने कॉलेज में डिस्कस किया है। आई विल से देयर आर 10 यूनिट्स इन गेट एग्जाम फॉर एवरी मैथमेटिक्स ब्रांच। ओके, कोई सी भी ब्रांच आप ले लीजिए, उसमें मैथमेटिक्स का सिलेबस जो है देयर इज 10 यूनिट्स। उसको मिक्स करके भी आप देख सकते हैं और वेरिएबल तरीके से भी देख सकते हैं। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट द टेक्निकल, तो टेक्निकल में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में अगर हम टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करें तो हर एक सब्जेक्ट में 5 यूनिट के अप्रॉक्सीमेटली होता है। सो आई विल टेक दिस एज लेट्स से 50 यूनिट्स। मैं मानता हूं कि 50 यूनिट्स होंगी टोटल टेक्निकल की। ओके, एंड इफ आई टॉक अबाउट द एप्टीट्यूड, नाउ एप्टीट्यूड देखिए एक बेसिक सब्जेक्ट है। यहाँ पर कोई बहुत टेक्निकलिटी नहीं आती। यहाँ पर क्या है कि प्रैक्टिकली आप कैसे अपनी नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ एप्टीट्यूड। अभी हम मतलब समझेंगे एप्टीट्यूड का। नाउ बिकॉज मतलब समझने से आपको ज़्यादा एक आइडिया लग जाएगा कि क्या हम समझना चाह रहे हैं, क्या पढ़ना चाह रहे हैं बेसिकली एप्टीट्यूड में। तो ओवरऑल अगर मैं पूरे जनरल एप्टीट्यूड को कॉम्प्रिहेंशन फॉर्म में देखूं, कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में देखूं, तो टोटल मैं कहूंगा इसमें सिर्फ 10 यूनिट्स होती हैं। सब कुछ मिला के। कौन सा? जैसे कि इफ यू टॉक अबाउट अरिथमेटिक, इफ यू टॉक अबाउट परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और मॉडर्न मैथमेटिक्स और इस तरह के जो भी टॉपिक्स हैं, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। सो हम ये देखेंगे कि टोटल 10 यूनिट से ज़्यादा नहीं होता जनरल एप्टीट्यूड में। अब अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करें। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे, मतलब कितने मार्क्स और कितनी यूनिट्स। ओके, सो मार्क्स पर यूनिट अगर हम कैलकुलेट करें, सो एप्टीट्यूड में देखिए बनता है इट इज 1.5, मैथ्स में बनता है अगेन इट इज 1.5, बट टेक्निकल में आप देखेंगे सो इट इज जस्ट 1.4। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि आप टेक्निकल पढ़ रहे हैं, दैट्स गुड, बट एप्टीट्यूड का देखिए ये क्रैश कोर्स है और हमारा जो यहाँ पे बेसिक मकसद है वो यही है, जेनिक एजुकेशन पे आपको पूरी तरह से कम समय में पूरा एप्टीट्यूड हम कवर करवा दें। ओके, सो बने रहिए इस कोर्स के साथ। हम एप्टीट्यूड स्टार्ट करेंगे, जनरल एप्टीट्यूड। विल स्टार्ट विद द अरिथमेटिक, ओके, देन वी विल मूव टू द मॉडर्न मैथ्स। मॉडर्न मैथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे, देन जो रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं एप्टीट्यूड। तो जैसा कि मैंने कहा कि एप्टीट्यूड में आपको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, मार्क्स पर यूनिट गेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना चाहिए, पूरी डिटेल में हमें सीखना चाहिए। अब शुरू करते हैं कि एप्टीट्यूड ये जो वर्ड है इसका क्या मीनिंग है। आपने गेट का फुल फॉर्म देखा है, गेट, ओके, GATE। सो गेट का क्या मतलब होता है? इट इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर भी एप्टीट्यूड आ रहा है। इसका मतलब क्या है? बेसिकली गेट एक एप्टीट्यूड का एग्जाम है। अब एप्टीट्यूड का मीनिंग क्या हुआ? एप्टीट्यूड का मतलब होता है एक टैलेंट। ओके, दिस बेसिकली अ मीनिंग ऑफ इट्स अ टैलेंट, कि आपका कोई टैलेंट है। जैसे मैं बोलूँ आपके पास सिंगिंग का एप्टीट्यूड है, आपके पास राइटिंग का एप्टीट्यूड है, मतलब आप उस पर्टिकुलर फील्ड में अच्छे हैं। ओके, सो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग में कि आपका इंजीनियरिंग में एक्जैक्टली क्या टैलेंट है, आप कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर पाते हैं, कितने अच्छे से उन्हें समझ पाते हैं, किसी को समझा पाते हैं। ओके, दैट इज बेसिकली द इंजीनियरिंग का एप्टीट्यूड। सो अब हम बात करते हैं कि हमें जो जनरल एप्टीट्यूड वाला टॉपिक है इसमें क्या डिस्कस करना है। सो जनरल एप्टीट्यूड मतलब क्या हुआ? जनरल टैलेंट। नाउ जनरल टैलेंट एक इंजीनियर के लिए क्या होगा? बेसिकली जनरल टैलेंट मतलब कि नंबर्स के साथ आपका कैसा टैलेंट है, आप नंबर्स को कितने अच्छे समझते हैं, कितने अच्छे से उनसे डील कर सकते हैं। ओके, जैसे कि परसेंटेजेस हो गया। परसेंटेज क्या है? बेसिकली इट्स अबाउट प्रैक्टिकलिटी। ओके, दिस बेसिक थिंग। परसेंटेज तो आप रेगुलर डे टू डे लाइफ में देखते ही हैं। तो इस तरह की चीजें जो है
उसको आप कितने अच्छे से समझ पाते हैं, कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं और कितने अच्छे से प्रोसेस करके अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आज हम शुरू करेंगे एप्टीट्यूड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टाइम एंड वर्क। नाउ टाइम एंड वर्क को हमने क्यों चूज करा? इट इज बिकॉज टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जो कोई सी भी एग्जाम आप दे लीजिए इंजीनियरिंग रिलेटेड, ओके, वेदर इट्स गेट, वेदर इट्स एनी अदर एग्जाम, ओके, कोई रिसर्च फेलो की एग्जाम हो जाए या फिर आपका कैंपस प्लेसमेंट हो जाए या कोई सी भी पीएसयू की एग्जाम हो जाए, आपको टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर बार क्वेश्चन मिलेगा। ओके, सो हमारा मुद्दा यहाँ पे क्या है? हमें ये सीखना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि टाइम एंड वर्क को छोटे से छोटे फॉर्म में शॉर्टकट से कैसे हम क्विकली विद इन 30 सेकेंड्स क्वेश्चन का आंसर निकाल सके। बट बिकॉज इफ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इन 30 सेकेंड्स, तो आप सोचिए आपका कितना ज्यादा टाइम बच जाएगा। सो इसीलिए टाइम एंड वर्क को, और सबसे बड़ी बात, विद इन 1 आवर, ओके, विद इन 1 आवर आप पूरी तरह से टाइम एंड वर्क में परफेक्शन हासिल कर सकते हैं। ओके, मैं आपको ये समझाऊंगा कि कैसे हासिल करना है, कहां पे क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, समझना है, इस बारे में हम पूरी तरह से डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिकली टाइम एंड वर्क। अगर मैं बात करूं टाइम की, सो देखिए टाइम आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि टाइम क्या होता है। ओके, सो अल्बर्ट आइंस्टीन ने काफी रिसर्च की है, तो हम उसमें नहीं जाते। हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर पैरामीटर की, वर्क। ये वर्क चीज क्या है बेसिकली? अब क्योंकि आप टेक्निकल स्टूडेंट है तो आप कहेंगे हाँ, वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हमने पढ़ा था, एक वेक्टर होता है और दूसरा भी वेक्टर है, उसका डॉट प्रोडक्ट है एंड सो ऑन। बट हम यहां पर टेक्निकल वर्क की बात नहीं कर रहे, दिमाग में रखिएगा, बिकॉज दिस इज द जनरल एप्टीट्यूड। हम बात कर रहे हैं वर्क की फिजिकल डेफिनेशन की, कि वर्क है क्या बेसिकली। तो अगर मैं आपसे बोलूं वर्क इज बेसिकली जैसे कि झाड़ू लगाना, ओके, झाड़ू लगाना सुना है, ओके, झाड़ू लगाना एक वर्क है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? झाड़ू लगाना एक वर्क है। रोड बनाना, इट इज ऑल्सो वर्क। पेंट करना, दिस इज ऑल्सो वर्क। ओके, हम अज्यूम करेंगे एक सिंपल सा वर्क, लड्डू बनाना। ओके, लड्डू बनाना, लड्डू पसंद है सबको, सो लड्डू बनाना हम एक सिंपल सा वर्क यहाँ पे अज्यूम करेंगे, और इस कंसेप्ट से, इस वर्क की मदद से हम वर्क एंड टाइम के सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए समझते हैं। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज ए नाम का एक पर्सन है जो कि एक दिन में 5 लड्डू बना लेता है। तो अब आप सोचिए कि अगर ए के साथ में एक और ए के जैसा पर्सन ही लगा दूं जो कि 5 लड्डू बनाता है, तो ये दोनों मिलके कितने बना लेंगे? एक दिन में 10 बना लेंगे। अगर एक और ए लगा दूं तो 15 बना लेंगे, एक और ए लगा दूं तो 20 बना लेंगे। सो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? जैसे जैसे मैं ए को बढ़ाता जा रहा हूं, नंबर ऑफ एज बढ़ाते जा रहा हूं, वैसे वैसे हमारा वर्क डन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि वर्क क्या है हमारा, याद रखिएगा फ्रेंड्स, वर्क है हमारा यहाँ पे लड्डू बनाना। ओके, आप कुछ और वर्क अज्यूम कर सकते हैं, झाड़ू लगाना, रोड बनाना, एनी वर्क, बट मैं आपको सिंपल कंसेप्ट में कहूंगा कि अज्यूम लड्डू बनाना बहुत ईजी वर्क है और काफी टेस्टी भी। सो अब ए, मैंने कहा कि जितना ज्यादा ए को हम बढ़ाते जा रहे हैं उतना हमारा वर्क डन बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब मेरा वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैन पावर के, कि जितना ज्यादा मैं मैन पावर रखूंगा, ओके, जितना ज्यादा आप लोगों को लगाएंगे, जितना ज्यादा लेबर फोर्स आप रखेंगे, उतना आपका वर्क ज्यादा होगा। नाउ ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ डायरेक्ट इक्वेशन, इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें और हैं, तो उसे भी कंटिन्यू करते हैं। ओके, लेट सपोज, आई एम अज्यूमिंग, लेट सपोज यही ए नाम का जो पर्सन है, ये एक दिन में 5 आवर्स काम करता है। ओके, लेट्स से 5 घंटे पर डे ये काम करता है। ओके, 5 घंटे। अब अगर ये 5 घंटे काम करता है तो आप जरा सोचिए ये 10 डेज में कितना काम कंप्लीट कर लेगा? 50 आवर्स का काम कर लेगा। ओके, 10 दिनों में 50 आवर्स का काम कर लेगा। अगर इसको मैं 5 की जगह में कहूं कि अब आप 15 घंटे पर डे काम करो, मैं इसको कह दूं कि आप 15 घंटे पर डे काम करो, तो क्या होगा? 10 दिन में ही विल बी एबल टू कंप्लीट 150 आवर्स ऑफ वर्क। तो ये बेसिकली 15 घंटे पर डे क्या चीज है? दिस इज कॉल्ड एज द एफिशिएंसी। ओके, दिस इज नोन एज द एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता जिसको हम बोलेंगे। सो काम करने की क्षमता। आप सोचिए आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं या कोई आपका फ्रेंड कहीं जॉब करता है, उनका ड्यूटी टाइम क्या होता है? मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 6। ओके, नाउ अज्यूम जिसका ड्यूटी टाइम मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 9 हो, ऑब्वियस सी बात है पर डे जो है उसके पास 3 घंटा एक्स्ट्रा हो रहा है काम करने का, तो मैं कहूंगा कि उसका जो पर डे का वर्क डन है, पर डे की जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यहां पर बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर मैं इस पर्सन का पर डे का वर्क बढ़ाता चला जाऊंगा, दैट इज जिसको हम बोलेंगे रेट ऑफ डूइंग वर्क,
सो आप देखिए, अगर मैं रेट ऑफ डूइंग वर्क पर डे का बढ़ाता चला जाऊंगा, सो व्हाट विल सी कि वर्क डन भी बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए हम दूसरा पॉइंट ये कहेंगे कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डूइंग वर्क। नाउ दिस इज आवर सेकंड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट, आपको कोई काम दिया, मान लीजिए ओके, लेट्स से मैंने कहा कि आप एक खेत में हल चलाइए। पहले दिन आपने थोड़ा सा चलाया, फिर आपने दूसरे दिन जो पोर्शन हो गया था उसके अलावा जो बचा था उसके ऊपर फिर चलाया। अब आप सोचिए, मैं जितना जितना ज्यादा टाइम आपको देता जाऊंगा, ओके, जितना टाइम आपका बढ़ाते जाऊंगा उतना ज्यादा काम भी बढ़ता चला जाएगा, उतना ज्यादा काम भी कंप्लीट होता जाएगा। सो विल से कि वर्क डन इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू, और विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड, कि आपने टाइम पीरियड कितना डिवोट करा है किसी काम को कंप्लीट करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे 4 पैरामीटर्स आ गए। देखिए, एक तो वर्क डन, एक मैन पावर, एक रेट और एक टाइम। इन तीनों इक्वेशंस को हम क्लब कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू मैन पावर इंटू रेट इंटू टाइम। अब इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल हम चेंजेस करते हैं, मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस करते हैं। सो वी विल गेट अ रिलेशन दैट मैन पावर रेट टाइम अपॉन वर्क डन इज इक्वल्स टू सम k. Now k is what? K is the proportionality constant, जो कि आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से। अब ये जो कंडीशन हमने लिखी है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल इक्वेशन ऑफ वर्क डन। अगर ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई, ये कंडीशन आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई, तो वर्क एंड टाइम इज जस्ट अ मैटर ऑफ सेकेंड्स फॉर यू। बहुत इजीली आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कि इक्वेशन बोलना क्या चाह रही है। इक्वेशन बोलती है कि किसी भी एक तरह के वर्क के लिए मैन पावर रेट टाइम का प्रोडक्ट और वर्क डन का रेशो। ओके, रेशो क्या होता है? व्हाट इज रेशो? रेशो मींस कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर थिंग्स, सिमिलर क्वांटिटीज, दो एक जैसी क्वांटिटीज को कंपेयर करना। सो किसी भी एक तरह के वर्क के लिए मैन पावर रेट टाइम का प्रोडक्ट और वर्क डन का रेशो हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए M1 लोग मिलके R1 डेज में, R1 की रेट से T1 डेज में W1 वर्क करते हैं, लेट्स से रोड बनाते हैं। सो M1 लोग R1 की रेट से T1 डेज में W1 रोड बनाते हैं, और किसी दूसरी जगह पे सिमिलर कंडीशंस में M2 लोग R2 की रेट से T2 डेज वर्क करके W2 रोड बनाते हैं। सो यूनिवर्सल इक्वेशन क्या कहता है कि इनका प्रोडक्ट और इसका रेशो मतलब ये, और इनका प्रोडक्ट इसका रेशो मतलब ये बिल्कुल बराबर होंगे। दिस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल। कहीं अगर M3 लोग काम कर रहे होंगे R3 की रेट से T3 डेज के लिए, तो वो W3 वर्क करेंगे जिसका रेशो अगेन इसके बराबर होगा। लेकिन ये कंडीशन को लगाने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि कोई भी एक तरह का काम, ओके, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि झाड़ू लगाने वाले वर्क को मैं रोड बनाने वाले वर्क से कंपेयर कर दूं। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं लड्डू बनाने वाले काम को पेंट करने वाले काम से कंपेयर नहीं कर सकता। सो दीज आर टू सेपरेट थिंग्स। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे लिए काम की कंडीशन कौन सी है? सिर्फ और सिर्फ ये कि एक ये काम है और ये दूसरा काम है, मतलब काम वही है लेकिन पैरामीटर्स अलग अलग हैं। सो मे भी कभी आपको हो सकता है मैन पावर अलग मिल जाए, आपको हो सकता है कभी रेट ऑफ डूइंग वर्क अलग मिल जाए, कभी आपको वर्क डन अलग मिल जाए। अब अगर बात करें इनकी यूनिट्स की, तो देखिए मैन पावर आप कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन में? मैन पावर मतलब नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, लेबर, ओके, कुछ भी हो सकता है। रेट को आप कैसे पहचानेंगे? रेट इज मोस्टली इन आवर्स पर डे। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो मिलेंगे वर्क एंड टाइम में, उसमें रेट का यूनिट हमेशा वर्क आवर्स पर डे में ही होगा। टाइम की बात करें, सो टाइम के लिए क्वेश्चंस में आपको डेज ही जनरली यूनिट मिलता है, बट एक आगे हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक सब टॉपिक इसी चैप्टर का, पाइप्स एंड सिस्टम्स, उसमें आपको बेसिकली आवर्स में या फिर सेकेंड्स में या मिनट्स में भी रेट्स जो टाइम है वो मिल सकता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम बात करें वर्क की, तो वर्क की क्या यूनिट हो सकती है? Obviously, I'm not talking about the force into displacement वाला यूनिट, I'm talking about the general unit। जैसे कि मान लीजिए खेत में कोई हल चला रहा है, तो हाउ विल ही मेजर कि उसने कितना वर्क किया? वो मेजर कैसे करेगा? ही विल मेजर द एरिया कि कितने एरिया में हल चला। ओके, सो उस केस में क्या होगा? अगर हल चलाने वाला क्वेश्चन हुआ तो उसमें वर्क डन की यूनिट हो जाएगी एरिया। ओके, एरिया मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, कोई सी भी। अगर कोई रोड बना रहा है, तब रोड बनाने के केस में रोड को हम मेजर कैसे करेंगे? बाय लेंथ। ओके, सो उस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? वर्क डन की यूनिट हो जाएगी लेंथ में। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर कि वर्क डन की यूनिट कांस्टेंट नहीं है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वर्क डन की यूनिट वेरी करती रहेगी। सो आपको पहचानना कैसे है कि कौन सी यूनिट, कौन सा नंबर या कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू वर्क की वैल्यू है? आप पढ़ेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन में समझेंगे कि वर्क किस प्रकार का है, कौन सा वर्क किया जा रहा है। सो उस वर्क के टाइप से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि बेसिकली यूनिट कौन सी होगी।
सो हम इस इक्वेशन को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखते हैं कि कैसे हम एक अच्छे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे एक बेसिक लेवल से, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे एंड वी विल डिस्कस सम वेरी गुड क्वेश्चंस। ओके, सो ये नोट कर लीजिए कुछ करना हो। फ्रेंड्स, अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि बेसिकली वर्क एंड टाइम क्या है, वर्क में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, किस तरह से हम उन्हें पहचान सकते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस अ बेसिक क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए है। हो सकता है आपने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करे हो पहले और ईजी हो काफ़ी ज़्यादा, बट हाँ, जेनिक एजुकेशन में हमारा जो मेन पॉइंट है वो यही है कि हम आपको पूरा जीरो से लेके हाथ पकड़ के एडवांस लेवल तक लेके जाते हैं, सच दैट आपको जो नॉलेज है वो प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप फाउंडेशन के साथ बिल्ड हो। ओके, बिकॉज फाउंडेशन अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपके लिए ऊपर सुपरफिशियल जो चीजें हैं उनको पढ़ना आसान हो जाएगा। ओके, सो बने रहिए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन सेज कि इफ 16 men कैन रीप अ फील्ड ऑफ 23 हेक्टेयर्स। ओके, तो क्या कह रहा है वो कि 16 लोग हैं, ओके 16 लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, दे आर रीपिंग अ फील्ड। ओके, वो खेत में हल चला रहे हैं। सो खेत जोतना जिसको हम बोलते हैं, ऑफ 23 हेक्टेयर्स, मतलब इतनी बड़ी फील्ड है, इन 25 डेज। तो इस पहली लाइन में क्या कहा कि 16 लोग कुछ एक काम कर रहे हैं और इतने दिनों में करते हैं। सो ये पहली लाइन हो गई। आगे पूछा क्वेश्चन में, हाउ मच लार्ज फील्ड विल 20 men रीप इन 40 डेज। तो अगर यही वाला काम, ओके, अगर यही वाला काम 20 लोग करते हैं तो 40 दिनों में कितना काम कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे सोचने का तरीका क्या होना चाहिए। आप सबसे पहले तो पॉइंट ये है कि आप क्वेश्चन को पढ़ते से ही सॉल्व करना ना शुरू करें। देखिए एप्टीट्यूड की एक खास बात ये होता है कि अगर 70% आपका जो क्वेश्चन है वो तभी सॉल्व हो जाता है जब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वो जो 30% है आप उसी में ही लगे रह जाएंगे। ओके, सो दैट विल नॉट गेट यू द रिजल्ट्स। तो यहाँ पे पॉइंट यही है, क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए दो पार्ट्स में क्वेश्चन है कि पहले कुछ लोग कुछ काम को कितने दिनों में करते हैं, तो अगर यही काम, सेम एग्जैक्टली यही काम दूसरे लोग करते हैं तो कितना काम कर लेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं हमारा इक्वेशन m1 r1 t1 अपॉन w1 इक्वल्स टू m2 r2 t2 अपॉन w2। ये है हमारा यूनिवर्सल इक्वेशन ऑफ वर्क डन। अब हम इसी चीज को यूज करेंगे और इसकी मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर दो वर्क की बात हो रही है, इसलिए हमने दो बार इक्वेशन लिख दिया। ये वर्क कौन सा है, जो पहले वाला, और ये वर्क है ये दूसरा वाला। तो पहले वर्क में क्या बोला उसने कि इफ 16 men कैन रीप अ फील्ड ऑफ 23 हेक्टेयर्स। तो ये तो हमें समझ में आ गया, मैन पावर है 16। 23 हेक्टेयर्स, अभी हमने सीखा था कि वर्क की यूनिट क्या होगी, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगी। तो यहाँ पे वर्क की यूनिट हमें क्या मिल रही है, हेक्टेयर्स में, एरिया में, इन 25 डेज। मतलब मेरे पास यहाँ पर m1 का वैल्यू है, तो m1 की जगह मैं 16 men लिख देता हूं, इनटू R1 कहीं लिखा है क्या, आप देख सकते हैं क्या, रेट दिख रही है आपको क्वेश्चन में कि कितने रेट से काम कर रहे हैं, रेट मतलब आवर्स पर डे। तो रेट का कहीं भी मेंशन नहीं है, पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी रेट नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। देखिए इसके लिए मैं बहुत सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं, एक बार में क्लियर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, लेट्स सपोज कोई एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसमें 1000 इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। ओके, देयर आर 1000 इंजीनियर्स एंड दे आर वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 6। ओके, ये सबका ड्यूटी का टाइम है। तो उनका रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या हो गया, 9 hours पर डे। अब इमेजिन कीजिए कि अगर उसी कंपनी में 1000 की जगह 2000 इंजीनियर्स काम करने लगे, इफ देयर आर 2000 इंजीनियर्स इन द सेम कंपनी, तो क्या उन सभी का रेट ऑफ डूइंग वर्क कम हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई नए इंजीनियर्स ऐड भी होते हैं कंपनी में तो उनका भी क्या होगा, ड्यूटी टाइम विल रिमेन फ्रॉम मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 6। मतलब जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है वो रेट ऑफ डूइंग वर्क पर्संस बढ़ाने से या कम करने से चेंज नहीं होता। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहां पर इमेजिन कीजिए 16 men, तो 16 लोग किसी खेत में हल चला रहे थे। अब यही काम को 20 लोग करेंगे तो क्या होगा, जितनी देर ये लोग काम कर रहे थे उतनी ही देर इनको भी करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि हमने मैन पावर बढ़ा दिया है, 20 लोग कर दिया तो हमारा रेट ऑफ डूइंग वर्क कम हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सो व्हाट विल से कि हमें पता नहीं कितना दिन काम करते हैं, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि जितनी देर ये लोग काम करते हैं उतनी ही देर ये लोग भी करते हैं। तो इसलिए वी विल अज्यूम कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज R, हम इसे सिर्फ R मान लेते हैं। फिर आता है टाइम। अब ये टाइम है क्योंकि 16 लोगों ने 25 दिनों में काम खत्म किया था, सो इट इज 25 अपॉन वर्क डन आपको दिया हुआ है, दैट इज 23 हेक्टेयर्स। नाउ दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? सेकंड कंडीशन में
कितने लोग 20 लोग 40 डेज अगर काम करें तो कितना काम कर देंगे। ओके, सो 20 लोगों को 40 डेज तक काम हमें कराना है, तो मैन पावर की जगह 20 लिख दिया। नाउ रेट क्या होगी, जो रेट यहां पे लिया आपने वही की वही रेट यहां लेंगे। आप चाहे तो इसको 1 ले लीजिए, आप चाहे तो R ले लीजिए, जो आपको वैल्यू पसंद है वो वैल्यू रख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं R की रेट से काम करेंगे। फिर टाइम कितना है 40 डेज, तो 40 डेज में ये लोगों को काम करना है, क्या काम करना है वो नहीं पता, 40 डेज अपॉन, नाउ व्हाट इज W2, W2 इज समथिंग विच वी हैव टू फाइंड, हमें एरिया फाइंड आउट करना है कि कितनी बड़ी फील्ड को ये लोग रीप कर सकते हैं। सो विल टेक W2 एज W, उसको हम सिर्फ W ले लेते हैं। नाउ यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन, देखिए R से R कैंसिल हो जाएगा यहां से कैंसिलेशन करके, एंड व्हेन यू सॉल्व दिस, तो देखिए 16 है, 25, 20 एंड 40, सो विल गेट अल्टीमेटली W इज इक्वल्स टू 20 इंटू 40 इंटू 23 अपॉन 25 इंटू 16। सो व्हेन यू सॉल्व दिस इक्वेशन, ओके, इसको पूरा सॉल्व करेंगे, यू विल गेट W2 और W एज 46 हेक्टेयर्स। सो दिस इज योर वर्क डन। तो ये आपका वर्क डन है 46 हेक्टेयर्स, मतलब 20 लोग 40 दिनों में उसी क्षमता से उसी एफिशिएंसी से काम करें तो 46 हेक्टेयर्स की फील्ड को रीप कर सकते हैं। ओके, तो यहां पे हमने क्या सीखा, कोई भी एक तरह का काम था, वही खेत में हल चलाने का, पहले भी वही लोग कर रहे थे, दूसरे केस में भी खेत में हल ही चला रहे थे, काम चेंज नहीं हुआ, काम चेंज नहीं हुआ इसलिए हमने ये कंडीशन लगा दी। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एफिशिएंसी, कुछ भी मेंशन नहीं था एफिशिएंसी के बारे में, रेट के बारे में, तो हमने क्या करा, हमने ये मान लिया कि जो काम पहले ये लोग कर रहे थे, जिस एफिशिएंसी से कर रहे थे, उसी एफिशिएंसी से ये 20 मैन भी करेंगे, तो इसलिए रेट हमने दोनों जगह पे R और R कांस्टेंट ले लिया। ओके, सो दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, यहां से आपको एक बेसिक एप्लीकेशन समझ में आएगा, जैसे कि हम जेनिक एजुकेशन में प्रेफर करते हैं कि बेसिक से ही शुरू की जाए। तो अब ये पूरी तरह से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं, एंड विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so friends, let's discuss the next question. So question says, a certain number of people were supposed to complete a work in 24 days. So पहली लाइन क्या बोलती है कि कुछ लोगों को किसी काम को 24 डेज में कंप्लीट करना था। However, the work took 32 days. Okay, लेकिन हुआ क्या, जो काम 24 डेज में होना चाहिए था उसको 32 डेज लग गए। Why? Since 9 people were absent throughout, तो 9 जो लोग थे, 9 लेबर्स थे, they were absent throughout, तो उनके एब्सेंट होने की वजह से क्या हुआ, जो काम 24 डेज में कंप्लीट होना चाहिए था उसको कंप्लीट होने में 32 डेज लग गए। How many people are supposed to be or were supposed to be working originally? ओके, तो हमें ये बताना है कि ओरिजिनली कितने लोग काम कर रहे होंगे, जिसमें से 9 लोग के कम होने की वजह से जो काम 24 डेज में होना था उसे 32 डेज लग गए। सो क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ में आया कि हाँ ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशंस की बात कर रहा है। पहली कंडीशन ये जो कि ओरिजिनल कंडीशन है, जहां पर 24 डेज में काम को खत्म होना चाहिए था। दूसरी कंडीशन वो जिसमें कि काम 32 डेज में खत्म हुआ, द रीजन इज द मैन पावर वॉज एब्सेंट। ओके, 9 पीपल 9 लेबर्स वर एब्सेंट। तो यहां पर हम देखते हैं, देखिए पहली कंडीशन को समझ लेते हैं कि 9 लोगों जो किसी काम को 24 डेज में कंप्लीट करना था, कुछ लोगों को, कितने लोग थे नहीं पता, सो हम उसे मान लेते हैं, लेट्स सपोज m पर्संस थे। अब रेट की बात करें, क्या एफिशिएंसी यहाँ पे गिवन है, नहीं, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा एफिशिएंसी रेट के बारे में कुछ भी गिवन नहीं हो तो हम क्या करते हैं, उसे कुछ भी वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। 1 ले लीजिए, R ले लीजिए, 100 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, इट डज नॉट मैटर। ओके, वो हमेशा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम उसे लेते हैं, मैन पावर को ले लेते हैं R। नाउ कितने दिन में काम करना था, इनिशियली 24 डेज में, सो हमने लिख दिया 24 डेज, T1 जो हो गया वो 24 डेज। अब क्या काम करना था इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं, हमें सिर्फ इतना बोला कि काम करना था, लेकिन वही काम, एग्जैक्टली वही काम के नंबर ऑफ डेज बढ़ गए बिकॉज द लेबर वर एब्सेंट। तो हम यहां पर भी वर्क डन को W अज्यूम कर लेते हैं कि हमें नहीं पता कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क था। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हुई कि 9 लोग एब्सेंट रहे। अब 9 लोग एब्सेंट रहे मतलब जो मैन पावर ओरिजिनली था उससे 9 लोग कम थे, तो 9 लोग कम मतलब m-9 विल बी माई मैन पावर। ओके, m-9। रेट की बात करें तो क्या दूसरी कंडीशन में रेट दी हुई है, नहीं दी, इसलिए रेट को भी हम वही अज्यूम करेंगे R, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा लोगों के कम होने या बढ़ने से रेट पे अंतर नहीं आता।
एक कंपनी में 1000 से 2000 लोग हो जाएंगे, सो इसका ही मतलब नहीं है कि जो 1000 लोग थे पुराने उनका पर डे का जो वर्क है वो कम हो जाएगा। देयर ड्यूटी टाइम विल रिमेन फ्रॉम 9 to 6। ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ उसके बाद इस काम को कंप्लीट होने में कितना दिन लगा? 32 डेज। सो T2 दैट इज इक्वल्स टू 32 डेज। और वर्क कितना किया? ऑब्वियसली वर्क तो उतना ही करा जितना कि पहली कंडीशन में था, क्योंकि वर्क तो W ही था, लेकिन ये W यही वाला वर्क तो हुआ नहीं कंप्लीट 9 लोगों के एब्सेंट होने की वजह से, इसीलिए वर्क डन विल रिमेन W। सो बिल्कुल डिटेल में समझते चाहिए इस कॉन्सेप्ट को। नाउ यूनिवर्सल इक्वेशन ऑफ वर्क डन क्या बोलता है कि कोई भी एक काम किया जाए तो इधर का प्रोडक्ट अपॉन W, इधर का प्रोडक्ट अपॉन W बिल्कुल बराबर होता है। तो इसीलिए आई विल इक्वेट द टू वैल्यूज। सो नाउ यू कैन सी कि यहां से रेट दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, वर्क डन दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, and you will get an equation 24 times m is equals to 32 times m minus 9. So now you can solve this to calculate the value of manpower. Okay, so definitely value calculate करिए manpower की, हमें comments में बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ताकि we can further have some discussion। आपको कोई और डाउट आता है, इसमें कोई समस्या आती है, so definitely हमें कमेंट में बताइए। हम सारे आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, काफ़ी अच्छे कमेंट्स करते हैं। so थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो से हम कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को फर्दर।